दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लो। इस कहानी में आगे हम देखते हैं कि एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर जीशियन अपनी क्लास में बहुत ही दुखी होकर खड़ी थी। वो अपनी माँ को एक मैसेज लिखती है कि मैं मरकर ही इस तकलीफ से बाहर निकल सकती हूँ, आप उस औरत को कभी माफ मत करना। फिर वो आखिरी बार अपनी क्लास को देखती है और फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर हानरेम आकर उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, चलो आज सारे टीचर का मेंटल चेकअप होगा। चेकअप करने के बाद हानरेम उससे कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। असल में ईआरपीवी ने जानबूझकर उसे छुट्टी दी है क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी माँ उनके पास आई थी, जो अपनी बेटी की डायरी लाई थी जिसमें लिखा था कि मैं मरना चाहती हूँ। जीशियन हानरेम से पूछती है कि मैं छुट्टी पर रहूंगी तो मेरी क्लास को कौन पढ़ाएगा। हानरेम ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। इसके बाद जिन खुद उस छोटे बच्चों की क्लास को पढ़ाने आता है, लेकिन अभी तक जिन जिस क्लास में गया था वहां सिर्फ बड़े और बिगड़ैल बच्चे थी, लेकिन यह तो मासूम और बहुत ही शरारती बच्चे हैं, इसलिए वो जिन की कोई भी बात नहीं मान रहे थे। तभी एक बच्चा कहता है, मुझे सूसू लगी है, जल्दी जाने दो वरना पैंट में हो जाएगी। तब जिन जल्दी उस बच्चे को उठाकर सूसू कराने ले गया, लेकिन यह देखकर एक के बाद एक सभी बच्चों को सूसू आने लगी। जिन उन्हें सूसू कराते कराते थक गया। वो जैसे ही आराम करने के लिए बैठा, कुछ बच्चे उससे कागज का मेंढक बनाने के लिए जिद करने लगे। जिन के मना करने पर वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। तब उसे मजबूरन मेंढक बनाना पड़ा। पूरे दिन बच्चों से परेशान होने के बाद जब वो घर आया तो गायोन को याद करके कहने लगा कि सच में टीचर बनना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वो जीशियन की डायरी पढ़ने लगा, जिससे पता चला कि जीशियन बहुत मेहनत करके टीचर बनी थी। अपनी पहली क्लास को पढ़ाने से पहले वो सबका नाम पूछती है। सब बच्चे बहुत अच्छे से अपना नाम बताते हैं, लेकिन एक ऊजिन नाम का बच्चा था जो अपना नाम नहीं बता पाता। ये देखकर जीशियन ने उसे प्यार से बिठा दिया। छुट्टी के वक्त ऊजिन की माँ सोमी जीशियन से कहती है कि आप अच्छी टीचर हैं, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ। जीशियन ने कहा, हाँ, आप मुझे 8 से 6 बजे के बीच मैसेज कर सकती हैं। इसके बाद वो जीशियन को मैसेज करती है कि आज आपने ऊजिन को बैठने के लिए कहा तो आपकी आवाज बहुत तेज थी, वो डर गया होगा। मैं चाहती हूँ आप उसका आत्मविश्वास कम न होने दें। जीशियन ने भी इसे एक अच्छी सलाह के रूप में लिया और अगले दिन से वो खासकर ऊजिन का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करने लगी। इसके बाद भी उसकी माँ हर वक्त उसे मैसेज करके कुछ न कुछ सलाह देती रहती, जैसे कि अगर ऊजिन की लड़ाई हो जाए तो मेरे बच्चे की ही तरफदारी करना, उसे कभी मुश्किल सवाल मत कराना, उसे कभी भी सबके सामने डांटना मत। 1-2 बार मैसेज करना तो ठीक था, लेकिन उसकी माँ पूरे दिन जीशियन को मैसेज करती रहती, जिससे वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन जब जीशियन अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही थी, तब सोमी उसे मैसेज करती है कि आप पूरे कपड़े पहना करें वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। सोमी अब उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने लगी थी। वो उसकी पार्टी की फोटो देखकर कहती है कि आप ये सब करेंगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। जीशियन अब बहुत परेशान हो गई। वो प्रिंसिपल के पास इसकी शिकायत करने पहुंच गई, लेकिन उल्टा वो सलाह देती हैं कि तुम सोशल मीडिया चलाना छोड़ दो। मैंने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन सारे पेरेंट्स ने मिलकर मेरी ही शिकायत कर दी। यह सुनकर जीशियन ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। फिर अगले दिन वो स्कूल में अपनी क्लास को सजाने के लिए पूरा दिन मेहनत करती रहती है ताकि बच्चों को क्लास में आना अच्छा लगे। वो ऊजिन को क्लास में लाती है और कहती है, तुम यहाँ खुलकर खेल सकते हो। अब वो भी बाकी बच्चों के साथ घुल मिलकर मजे करने लगा था, लेकिन एक दिन खेलते वक्त ऊजिन की दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई हो गई और ऊजिन ने उस बच्चे को पीट दिया। इसके बाद जीशियन दोनों बच्चों की मम्मी को बुलाकर मामला सुलझाने की कोशिश करती है। दूसरे बच्चे की माँ कहती है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन सोमी तो गुस्से में लाल हो गई। वो चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को कितनी चोट लग गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों मम्मी आपस में लड़ने लगी। जीशियन बीच बचाव करती है, लेकिन बाद में सोमी उस पर ही चिल्लाती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आपने मेरे बच्चे की तरफदारी क्यों नहीं की? आपने तो वादा किया था। जीशियन ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। फिर सोमी चिल्लाने लगी कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आगे से ऐसी गलती मत करना। इसके बाद तो उसने हद कर दी। सोमी ने उसका नंबर कहीं से निकाला। वो उसे फोन करके कहने लगी कि स्कूल वायलेंस कमेटी में मेरे बच्चे की तरफदारी करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो सुबह शाम जीशियन को फोन करके ऐसे धमकाती जैसे कि जीशियन ने उससे कोई कर्जा लिया हो। सोमी का कॉल करना धीरे धीरे जीशियन के लिए एक भयानक दर्द बनता जा रहा था, इसीलिए अब वो उसका फोन नहीं उठाने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो सीधा उसके घर आ गई। वो इस बात के लिए उस पर चिल्ला रही थी कि कमेटी ने लड़ाई करने का इल्जाम उसके बेटे पर लगाया गया है। वो जीशियन को गालियां देकर कहने लगी कि तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो,
ऊजिन के पापा बहुत गुस्से में हैं, बचकर रहना तुम उनसे। अगले दिन ऊजिन का पापा स्कूल में जाकर जबरदस्ती अपने बेटे को क्लास से ले गया, यहाँ तक कि उसने जी श्योन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की। इसके बाद अगले दिन जी श्योन को पता चला कि सोमी ने उसके खिलाफ बाल शोषण का केस कर दिया है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जी श्योन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रह जाए, क्योंकि फैसला आने में सालों का टाइम लग जाता है। जी श्योन ने कहा, अगर मैं निर्दोष साबित हो गई तब क्या करोगी? तो उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। और क्या? इसके बाद उसने जी श्योन के खिलाफ सोशल मीडिया पर उसे सजा देने का कैंपेन शुरू करवा दिया। सोमी के भड़काने के बाद कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को उस स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं चाहता था कि जी श्योन उनके बच्चों को पढ़ाए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जिन सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जी श्योन के खिलाफ बाल शोषण का केस दर्ज किया गया था। इसीलिए पुलिस को जांच करनी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी धारा थी जिसमें शक के आधार पर ही केस चलाया जा सकता है। इसी की वजह से कई टीचरों की जिंदगी नरक बन गई थी। आरोप झूठा साबित होने पर भी आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इसी चीज का फायदा माँ बाप उठाते थे। लेकिन ERPV ने फैसला किया कि हम अपने तरीके से इन टीचरों को बचाएंगे। इसलिए अगले दिन जिन क्लास में बच्चों से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाता है और सोमी को मैसेज करता है कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर सोमी जब स्कूल में आकर जिनको लेक्चर देने वाली होती है कि तभी वो कहता है, आपका बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, लगता है आप उसे घर पर बहुत पढ़ाती हैं। बातों ही बातों में वो उसकी बहुत तारीफ कर देता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि पिछली टीचर बहुत बेकार थी, आप मेरे ऊजिन का ध्यान रखना। जिन भी ऐसा ही करता है। क्लास में जब ऊजिन सो रहा था तो वो सोमी को फोन करके कहता है कि अब मैं क्या करूं। तब वो कहती है कि उसे उठा दो। जिन ने कहा कि मैंने उसे बोलकर उठाया तो वो डर सकता है और मुझ पर बाल शोषण का केस भी लग सकता है। इसके बाद जिन हर छोटी से छोटी बात के लिए सोमी को फोन करके उससे पूछता है कि वो ऊजिन के साथ क्या करें। दिन हो या रात, वो जब चाहे तब उसे फोन करने लगा, जिससे सोमी बहुत परेशान हो गई। वो अगले ही दिन पूरी गुस्से में जिन को सबक सिखाने पहुंच गई। जिन ने कहा कि अरे आप यहाँ, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सोमी ने कहा कि आप मुझे फोन मत किया करें। इन सब से ऊजिन के पापा आपसे बहुत गुस्सा है। ये सुनकर जिन सीधा ऊजिन के पापा के ऑफिस पहुंच गया। वो उनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत डरता हूँ, क्योंकि आपने पिछली टीचर की गलती पर उसे स्कूल में आकर मारने की कोशिश की थी। मुझे मारना है तो मार लो, पर मुझ पर झूठा बाल शोषण का केस मत करना। ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। जिन यह सब जानबूझकर कर रहा था ताकि उसके सारे ऑफिस वाले उसकी सच्चाई जान पाए। तभी उसने अपना रंग दिखा दिया और जिन को कॉलर से पकड़कर धमकाने लगा। लेकिन इस बार जिन ने उसका हाथ मरोड़ कर कहा, मुझे दोबारा ये सुनने को ना मिले कि ऊजिन के पापा बहुत गुस्से में हैं, वरना तेरा सारा गुस्सा तेरे कान में डाल दूंगा। इसके बाद वो घर जाकर सोमी पर गुस्सा उतारने लगा कि तुम्हारी वजह से वो टीचर मेरे ऑफिस में आकर हंगामा करने लगा। मेरा प्रमोशन होने वाला था, अब सब कुछ मैनेजर ने देख लिया। इसके बाद सोमी स्कूल जाकर बीच क्लास से ही ऊजिन को अपने साथ ले गई और फोन करके सभी मम्मियों को इकट्ठा करने लगी। लेकिन जब वो मम्मियों की मीटिंग में गई तो जिन वहां पर पहले से मौजूद था। वो सोमी से कहता है कि मैंने आपके खिलाफ बाल शोषण की कंप्लेंट की है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऊजिन जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये उसे जबरदस्ती उसका हाथ दबाकर वहां से घसीट कर ले गई। ये सुनकर सारी मम्मियां सोमी के खिलाफ हो गईं। सोमी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेना, मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगी। तब जिन ने कहा, तो फिर मैं भी आपसे माफी मांग लूंगा। फिर सारी मम्मियां बात करने लगीं कि सोमी ने अपने बच्चे को डरा कर रखा है, इसलिए तो वो सबसे अलग रहता है, और उसने तो पिछली टीचर को इतना परेशान किया कि उस बेचारी ने स्कूल छोड़ दिया। सोमी ने सब कुछ सुना तो उसे लगा कि ये सारी बातें जी श्योन ने फैलाई होंगी। इधर जी श्योन को एक बार फिर सोमी का कॉल आया, जिसके बाद वो भागते हुए सीधा स्कूल पहुंच गई। उसके पीछे पीछे सोमी भी स्कूल पहुंच गई, लेकिन बीच रास्ते में जिन ने उसे रोक लिया। सोमी ने उसे धमकाया कि मैं तुम्हारी शिकायत ERPV में करूंगी, तुम दोबारा कहीं पढ़ाने के लायक नहीं बचोगे। तब उसने अपना ID कार्ड दिखाया और कहा कि मैं ही इंस्पेक्टर हूँ और तुमने जो जी श्योन के साथ किया है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सोमी ने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी और कहने लगी कि मैंने जो किया अपने बच्चे के लिए किया, हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। इधर जी श्योन क्लास में ऊजिन के साथ खेल रही थी। असल में उसने ही अपनी माँ के फोन से उसे फोन करके बुलाया था, क्योंकि वो अपने घर पर बहुत डरा हुआ रहता था। वो माफी मांगता है कि मेरी माँ ने आपके साथ बहुत गलत किया। मेरी माँ हमेशा गुस्सा करती रहती है, वो हंस के कभी बात ही नहीं करती। सोमी ये सब खड़े होकर बाहर से देख रही थी। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे अपनी गलतियों का एहसास है। जिन ने भी कहा कि अपने बेटे को ऐसा मत बनने दीजिए कि वो अपनी गलती होकर भी माफी ना मांगे या सबके साथ होकर भी अकेला महसूस करें। इसके बाद चोई ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद अगर किसी टीचर पर बाल शोषण का केस लगेगा तो ERPV अपना इंस्पेक्टर भेजकर उसे अच्छे से जांच करेगा और झूठा आरोप लगाने वाले को भी सजा मिलेगी। फिर इसके बाद ERPV की उनके अच्छे कामों के लिए देश में तारीफ होने लगी।
ये तीनों लोग भी इस खुशी में पार्टी करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी जिन ने देखा कि वहां कुछ स्कूल के लड़के कार चुराने की कोशिश कर रहे थे। वो एक कार चुरा कर ले जाने लगे, तब जिन ने उन्हें रोका, लेकिन वो जिनको टक्कर मार के वहां से भागने लगे। वहीं पर हानरिम ने देखा कि एक मिंजी नाम का लड़का अपनी ही स्कूल की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हानरिम उसे रोक पाती उससे पहले ही उसके दोस्त गाड़ी लेकर आए और लड़की को उसमें डालकर वहां से भागने लगे। जिन भी तुरंत उनका पीछा करने लगा। वो लड़के इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था। जिन ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन लड़के उसे बीच की उंगली दिखाने लगे। कुछ देर बाद जिन ने उनकी गाड़ी को रुकवाया, तब वो लड़के कहने लगे, हम तो नाबालिग अपराधी हैं। जब सबको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब भी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन उनके साथ जो लड़की थी यून, उसकी हालत बहुत खराब थी। ये लड़के इतना इसलिए उछल रहे थे क्योंकि वो नाबालिग अपराधी है और उन्हें कोई सजा नहीं दी जा सकती। इसीलिए पुलिस को भी उन्हें हर बार छोड़ना पड़ता था, जिससे पुलिस भी उनसे बहुत परेशान थी। तभी वहां पर उनका एक टीचर आता है जो उनकी जिम्मेदारी लेकर लड़कों को जाने देता है। वो टीचर भी बताता है कि आपको भले ही गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इन लड़कों से पूरा स्कूल परेशान है। ये हर बार कह देते हैं कि हम नाबालिग अपराधी हैं, हमसे सब अनजाने में हुआ है। वो लड़के जाते जाते वहां खड़ी दूसरी गाड़ी को भी तोड़ कर जाते हैं। शिक्षा मंत्री को यह चीज अच्छी नहीं लगती। वो अगले दिन ही उस स्कूल में काम शुरू करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जिन वहां जाकर इन चारों लड़कों से पूछताछ करता है, लेकिन वो बड़े बदतमीज थे। सोच रहे थे कि यार पीबी हमारे स्कूल आ गई तो अब हमारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। इधर हानरिम बाकी बच्चों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन कोई भी बच्चा उनके खिलाफ गवाही नहीं देता। हानरिम यून की गवाही लेना चाह रही थी, लेकिन वो स्कूल आकर भी क्लास में नहीं थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद यून उन्हें एक लॉकर में बंद मिलती है। उसके शरीर पर बहुत जख्म थे और वो बहुत डरी हुई थी। हानरिम को यकीन तो था कि ये सब मिंजी ने किया होगा, लेकिन वो यून के मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। तब हानरिम ने जबरदस्ती उसका बैग चेक किया तो उसके बैग से ड्रग्स की गोलियां मिली। तब वो रोकर बताने लगी कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे अपना थोड़ा वजन कम करना था, इसलिए वो भूखी रहने लगी। लेकिन एक दिन मिंजी उसके पास आकर उसे कुछ गोलियां देकर कहता है कि इससे तुम्हारा वजन जल्दी कम हो जाएगा। यून ने भी बिना सोचे समझे वो गोलियां खा ली। धीरे धीरे यून को उन गोलियों की लत लग गई और वो खुद जाकर मिंजी से और गोलियां मांगने लगी। लेकिन अब बदले में मिंजी उससे पैसे लेने लगा। धीरे धीरे यून के सारे पैसे खत्म हो गए। तब मिंजी ने उससे कहा कि तुम मेरे लिए काम करो, बदले में मैं तुम्हें गोलियां दूंगा। असल में वो और उसके दोस्त यून के जैसे कई बच्चों को अपने जाल में फंसा चुके थे और उनसे ड्रग्स सप्लाई करवाते थे। यून ने कई दिन तक ये काम किया, जिससे उसकी शारीरिक और दिमागी हालत दोनों खराब होने लगी। वो चाहकर भी इस लत को नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए उसने एक दिन पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी, जिससे पुलिस मिंजी और उसके दोस्तों को पकड़ कर ले गई। लेकिन मिंजी नाबालिग अपराधी बोलकर वापस आ गया और उसे यह पता चल गया कि रिपोर्ट यून ने की थी। इसीलिए वो और उसके दोस्त उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगे। उन लोगों ने उसे एक लॉकर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। यून रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ये लोग उसे तड़पते देख बहुत खुश हो रहे थे। फिर प्रेजेंट में यून ने हानरिम से कहा कि आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो हर बार वापस आकर मुझे और ज्यादा टॉर्चर करता है। हानरिम ने उसे भरोसा दिलाया कि ईआरपीवी अलग है, तुम चिंता मत करो। फिर उसने यह सब बात जाकर जिन को बताई, लेकिन फिर इन लड़कों का वही रोना शुरू हो गया कि हम नाबालिग अपराधी हैं, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखेंगे। मिंजी जिन को चैलेंज करता है कि आप हमें गिरफ्तार कर सको तो कर लो, लेकिन यह लड़के नहीं जानते जिनसे पंगा लेना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। उसने और उसकी टीम ने स्कूल की छुट्टी के बाद इन सभी लड़कों को धर लिया। जिन ने कहा कि तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। वो उन सभी लड़कों को कार में भरकर असली जेल में ले जाता है, क्योंकि चोई ने पहले ही जेलर से बात कर ली कि वो इन बच्चों को सबक सिखाने में ईआरपीवी की मदद करें। कुछ गलत हुआ तो मेरी जिम्मेदारी होगी। अब क्योंकि यह कानून के खिलाफ था, इसलिए यह बात इन दोनों के बीच में ही रहती है। इधर इन सभी लड़कों का सामान जब्त कर लिया गया और उनके बाल छोटे करके उन्हें कैदी के कपड़े पहना दिए गए। जिन ने बताया कि आज से तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसे यहाँ के बाकी अपराधियों के साथ होता है। फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हमें यहाँ से जाने दो। हानरिम ने कहा, अगर तुम मुझे हरा दो तो यहाँ से जा सकते हो। हानरिम की इस बात से यह तो तय था कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते। ये लड़के उस पर हमला करते हैं, लेकिन हानरिम बड़े ही आराम से उन चारों को पीट देती है। फिर उन लड़कों से जेल के सब काम करवाए जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा और घास काटना। उनका हर काम टाइम पर होता था, यहाँ तक कि जेल में ही उनकी क्लास लगाई जाने लगी और कोई काम टाइम पर न करने पर हानरिम उन्हें ग्राउंड में ले जाकर सजा देती। इसके बाद जब वो लड़के खाना लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो वहाँ सारे लाल पट्टी वाले अपराधी घूम रहे थे।
जिसका मतलब था उन सभी ने बहुत सारे खून किए थे। उनको देखकर इन लड़कों की लुप लुप होने लगी। तभी जिन जाकर वहां कहता है कि आज से सबसे पहले किशोर अपराधियों को खाना मिलेगा, फिर बाकी के अपराधियों को। ये सुनकर सब कैदी बहुत गुस्से में आ गए। जिन ने जानबूझकर सारा अच्छा खाना उन लड़कों के प्लेट में डाल दिया, जिससे बाकी कैदियों के लिए वो खाना नहीं बचा। अब सारे कैदी उन लड़कों को डराने लगे कि बेटा खा, जितना खाना है तेरा पेट में ही फाड़ूंगा। फिर जब यह लड़के बर्तन धो रहे थे, तब ये कैदी बिल्ला आकर उन्हें समझाता है कि बर्तनों में चिकनाई ज्यादा है, अच्छे से साफ करना। यह सुनकर मिंजी का नाबालिग अपराधी जाग गया। वो बिल्ला को बिना सोचे समझे मारने लगा, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। तभी पुलिस ने बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई शांत करवाई। जिन ने जब बिल्ला से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी, तब वो बोला कि मैं खुद गिर गया था सर, मिंजी तो मेरी मदद कर रहा था। मिंजी, मैं यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। यह सुनकर मिंजी की फटने लगी कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर रात में जिन ने मिंजी को बताया, तुम यहाँ किसी से भी पंगा लो, लेकिन बिल्ला से मत उलझो। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है। उसको स्कूल में सब बच्चे परेशान करते थे, लेकिन एक दिन उसने सारे बच्चों को जान से मार डाला। मिंजी के दोस्त भी बोलते हैं, हाँ, ये खबर तो हमने भी सुनी थी। तभी वहां पर बिल्ला आ गया, जिसे आज इन लड़कों के सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया था। वो वहां मिंजी भी उसे देखकर कांपने लगा। अगले दिन बिल्ला इन लड़कों को फिर से बर्तन देने आया तो मिंजी ने देखा यह तो सच में लाल पट्टी वाला कैदी है। तब वो डर के मारे जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगा। उसने देखा कि बिल्ला एक धार वाली चम्मच अपने कपड़ों में छुपा कर ले गया। फिर एक चम्मच गायब होने से सभी कैदियों की तलाशी ली जाने लगी, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें किसी की जान लेने के लिए कैदी इस्तेमाल करते थे। यह सुनते ही मिंजी ने बिल्ला की तरह इशारा करके कहा कि इसने चुराई है वो चम्मच। लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो वो चम्मच उसके पास नहीं निकली, क्योंकि तलाशी से पहले ही उसने वो चम्मच कहीं और छुपा दी। तभी उसने वो चम्मच निकाली और मिंजी पर हमला कर दिया। बिल्ला ने कहा कि आज से तेरा हर पल इस जेल में नर्क जैसा बीतेगा। मुझे जितनी सजा होनी थी हो गई, मैं अब तेरा खून भी कर दूंगा। मिंजी डर के मारे ऐसी शक्ल बनाने लगा जैसे उसने पैंट में हग दिया हो, लेकिन उसने हगा तो नहीं पर मूत जरूर दिया। इधर जब इन लड़कों के माँ बाप को पता चला कि उनके बच्चों को जेल भेज दिया गया है, तो वो ERPV के ऑफिस के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। तब चोई ने उनसे कहा कि कल बच्चों के स्कूल आ जाना, ये आखिरी मौका है अपने बच्चों से मिलने का, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद उन लड़कों को स्कूल में वापस लाया जाता है। वो अपने माँ बाप को देखकर जोर जोर से रोने लगे। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर वो सारे माँ बाप चिल्लाने लगे कि आप इतने छोटे बच्चों को जेल कैसे भेज सकते हैं। तब जिन उन्हें वो ड्रग्स की गोलियां दिखाता है, लेकिन अब भी मिंजी अपनी गलती नहीं मानता। तब जिन जबरदस्ती वही गोलियां उसके मुंह में ठूंस देता है। तब मिंजी डर के मारे उन गोलियों को उल्टी करके बाहर निकालने लगा। जिन ने कहा, डर मत, यह असली ड्रग्स नहीं है। फिर जिन उनकी सच्चाई बताता है कि यह लोग अपने क्लासमेट से जबरदस्ती ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं और कई बच्चों को तो इन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा है। अपने बच्चों की सच्चाई जानने के बाद भी यह माँ बाप उन्हें डांटने की बजाय पैसों से इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। तब चोई ने चिल्लाते हुए कहा कि आप कैसे माँ बाप हैं? अगर आपने अपने बच्चों को सबक सिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसके बाद वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगे, लेकिन जिन ने कहा कि तुम लोगों को माफ करने का हक हमें नहीं है। फिर वहां पर युन को लाया जाता है, जिसने इन लड़कों की वजह से बहुत दर्द सहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। तुम लोग हरामी जल्लाद हो जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी। ये सुनकर मिंजी उसे जान से मारने के लिए दौड़ा, लेकिन हानरिम ने उसे बीच में ही पटक दिया। ये सब देखकर चोई फैसला करते हैं कि बच्चों को छोड़ने की अपील को खारिज किया जाता है। इसका मतलब था कि वो दोबारा जेल में जाकर चक्की पीसेंगे। तो इस तरह बेचारी युन को न्याय मिल पाया। फिर जब यह जेल में पहुंचे तो वहां के कैदी कहने लगे, क्यों बेचूजों तुम फिर से आ गए? वहां पर फिर से बिल्ला को देखकर उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें तब तक वहां रखा जाएगा जब तक वो किशोर अपराधी हैं। बड़े होने पर उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलेगी। इधर जिन इन सारे कैदियों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, क्योंकि उन लोगों ने जिन का काफी साथ दिया था। असल में बिल्ला भी जिन के साथ मिला हुआ था। उसने कहा, सर मैं खुद चाहता हूँ कि आप किसी को भी मेरे जैसा मत बनने दें। तभी वहां पर जिन ने चुल को देखा, वही लड़का जिसने जिन की मंगेतर को मारा था, जो इसी जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसे देखकर जिन गुस्से से भर गया। फिर चुल उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जिन उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। उसकी जाते ही चुल ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसके थोपड़े पर गायों की मौत का जरा सा भी अफसोस नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। खैर, इसके बाद जिन अपने ऑफिस वापस आ गया। आज ऑफिस में एक राहुल नाम का आदमी जबरदस्ती मंत्री जी से मिलने के लिए ऑफिस में घुस आया। वो बहुत ही परेशान था और रो रहा था।
तब चोई ने उसे शांत किया और उसकी बात सुनी। असल में उसके बेटे जेयून ने एक गेम में कई सारे पैसे उड़ा दिए थे, यहाँ तक कि उसने काफी सारे पैसे लोन लिए और वो भी हार गया। लोन देने वाले उसे फोन करके अपना पैसा वापस मांग रहे थे। राहुल को लगा कि कोई छोटा मोटा लोन होगा, मैं अपने बेटे से पूछकर चुका देता हूँ, लेकिन उसके बेटे ने बताया कि उस पर पूरे 85 मिलियन वॉन का कर्जा है। ये सुनकर राहुल के गुर्दे मुंह में आ गए, लेकिन राहुल ने सोचा कि बच्चा है, हो गई उस गलती, इसलिए उसने इतना बड़ा लोन भी चुका दिया। उसने बेटे को समझाया कि कोई बात नहीं, आगे से ये गलती मत करना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में लगा हो। कुछ दिनों के बाद जेयून दोबारा वो गेम खेलने लगा और फिर बड़े कर्जे में डूब गया। इस बार उसके पापा ने उसका फोन ही तोड़ दिया। राहुल बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उसने पहला कर्ज ही बहुत मुश्किल से भरा था। जेयून यहाँ भी नहीं रुका। फोन टूटने के बाद वो अपने दोस्त से दूसरा फोन मांग लाया और फिर से वही गेम खेलने लगा। इस बार लोन देने वाले लोन वसूलने के लिए राहुल के ऑफिस में आकर उसे मारने लगे, जिससे मजबूरन उसे अपनी नौकरी से रिजाइन करना पड़ा ताकि उसे अपने रिटायरमेंट का पूरा पैसा मिल जाए और वो अपने भूतिया बेटे का कर्ज चुका सके। फिर प्रेजेंट में राहुल चोई को रोकर बता रहा था कि उसने अपने बेटे को सुधारने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि उस गेम की कंप्लेंट भी की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब मेरा बेटा घर से भाग गया है। चोई ने उसे शांत किया और कहा, आप चिंता मत करें, हम सब ठीक कर देंगे। अगले दिन बोंग स्टूडेंट बनकर उस स्कूल में एडमिशन लेता है। पहले ही दिन उसे पता चलता है कि वहाँ के सारे बच्चे वही गेम खेलते हैं जो राहुल ने बताई थी। वो अपने चश्मे में वहाँ की सारी हरकतों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें सारे बच्चे स्कूल के हर कोने में बैठकर वही गेम खेलते हुए दिख रहे थे। इन्हें पता चलता है कि इस गेम के मालिक बच्चों को ही अपना शिकार बनाते हैं और उनके माँ बाप से लोन वसूलते हैं। फिर स्कूल में एक सॉन्ग नाम का लड़का बहुत सारे पैसे जीत गया और खुशी में वो पूरी क्लास को पार्टी देने को कहता है। पार्टी के वक्त भी वो सभी गेम में ही बिजी थे। तभी बोंग भी पूछता है कि मुझे भी बताओ ना, ये गेम कैसे खेलते हैं। तब सॉन्ग उसे सिखाने लगा कि देख, ये बिल्कुल फ्री है, मेरा साइन अप कोड डालने पर तुझे 50,000 मिलेंगे जिससे तू खेल सकता है। बोंग इस गेम में नया था, इसीलिए वो एक सिंपल गेम से शुरू करता है जिसमें ऑड इवन नंबर गेस करना होता है। फिर बोंग आकर इन्हें बताता है कि ये सॉन्ग मुझे इस गेम का एजेंट लगता है, यही सबसे पहले बच्चों के सामने पैसा जीतने की बात करता है ताकि वो लालच में आ जाए। बोंग ने बताया, ये गेम बहुत आसान है, आपको सिर्फ बच्चों की मैथ आनी चाहिए। जिन ने कहा, तो फिर तुम भी पैसे जीतो और उसे बोनस समझकर रख लो। ये सुनकर बोंग खुश हो गया और घर जाकर उस गेम के बारे में सोचने लगा। तभी उसके मन में पैसों का लालच आ गया और वो भी यही गेम खेलने लगा, जिसमें वो लगातार पैसे जीतने लगा। लेकिन एक टाइम बाद वो अपने सारे पैसे लगातार हार गया। जीतने की उम्मीद में वो पूरी रात गेम खेलता रहा, लेकिन अपनी जेब से भी वो 1 मिलियन हार गया। अगले दिन स्कूल में सॉन्ग ने उसे पैसे डबल करने की स्कीम बताई कि जब तुम हारो तो अपने पैसे डबल कर दो ताकि एक बार जीतने पर ही तुम्हारी सारी रिकवरी हो जाए। फिर सॉन्ग ने उसे एक बहुत बड़ी रकम का लोन दिलवा दिया और बदले में बोंग की मम्मी का नंबर ले लिया। फिर ऑफिस में आकर बोंग रो रो कर जिनको बताने लगा कि मैं बहुत पैसे हार चुका हूँ, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। तभी हानरिम के पास एक फोन आता है जिसमें आदमी कहता है कि तुम बोंग की माँ हो, उसने हमसे पैसे उधार लिए हैं। तब हानरिम ने कहा कि मैं अपने बेटे के बहुत पैसे चुका चुकी हूँ, मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं, तुम चाहो तो उसे मार दो। अब यह पक्का हो गया कि वो गुंडे कभी भी बोंग को उठा सकते हैं, इसीलिए हानरिम उसकी सेफ्टी के लिए स्कूल के बाहर उस पर नजर रखने लगी। तभी हानरिम ने देखा कि उसका फेवरेट खाना वहीं पर बिक रहा है, वो कुछ ही देर में खत्म होने वाला था। तभी हानरिम ने सोचा कि बोंग तो मेरी आंखों के सामने है, क्यों ना मैं इसे खा लूं। लेकिन नजर हटी और दुर्घटना घटी। इतने ही टाइम में वो गुंडे बोंग को उठाकर ले गए और हानरिम को पता तक नहीं चला। इधर ये गुंडे सभी बच्चों का फोन छीनने लगते हैं, लेकिन बोंग पाद देता है जिससे उन्हें खिड़की खोलनी पड़ती है। इसका फायदा उठाकर बोंग ने अपना फोन नीचे गिरा दिया। इधर हानरिम इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि उसकी वजह से बोंग की जान खतरे में पड़ गई। जिन उसे समझाता है कि बच्चों की तरह मत रो, तुम अपनी गलती सुधार भी सकती हो। इधर ये गुंडे सब बच्चों को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर गए, जहां बोंग ने देखा कि वहां पहले से ही स्कूल के बहुत बच्चे हैं जो लोन चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। बोंग को भी एक काम में लगा दिया जाता है। तब वो कंप्यूटर से अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीच में जेयून ने आकर उसे रोका और बताया कि यहाँ कैमरे लगे हैं, वो हमें अभी देख रहे हैं। तभी वहाँ एक गुंडा आकर जेयून को मारने लगा कि तुझे जो काम दिया जाता है वो करता क्यों नहीं। फिर उन्हें पता चला कि उनका सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, जिससे काम में देरी हो रही है। इधर मार खाने की वजह से जेयून काम के बीच में सोने लगा तो वो गुंडे उसे फिर मारने आए, लेकिन बोंग ने उन्हें रोका और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है। फिर वो बोंग को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर गए, जहाँ बोंग ने कुछ ही देर में अपना कमाल दिखाकर उस सर्वर को ठीक कर दिया, जिससे बॉस बहुत खुश हो गया और वो बोंग को बड़ी इज्जत से बिठाकर अच्छा खाना खिलाने लगा।
इधर जेयुन एक बार फिर से सो गया। तब वो गुंडे उसे उठाकर कहीं और ले गए। इधर हानरिम सॉन्ग को स्कूल से पकड़ लाई और उस गेम के बारे में पूछने लगी। जब सॉन्ग ने उस गेम का पोस्टर दिखाया तो हानरिम को वो बैनर अलग तरीके से ब्लिंक होता दिखा। असल में वो एक मोर्स कोड था जो बोंग ने सर्वर ठीक करते वक्त भेजा था, जिससे इन लोगों को उसकी लोकेशन का पता चल गया। लेकिन जब यह लोग उस लोकेशन पर पहुंचे तो वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। जिनने दिमाग लगाया कि शायद बोंग ने दूसरी बिल्डिंग से इसका नाम देखा होगा, तब उन्हें एक अलग और बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। हानरिम तुरंत जाकर उस बिल्डिंग में घुस गई और वहां के लोगों को पीटने लगी। वो बोंग का नाम चिल्लाकर उसे बुला रही थी और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे कुत्ते की तरह पीट रही थी। जिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं रुक रही थी, इसलिए वो भी उनकी हड्डियां तोड़ने लगा। फिर मार कुटाई करने के बाद वहां पर बोंग आ गया, जिसे देखकर हानरिम खुशी से रोने लगी। बोंग ने बताया, आप जल्दी ऊपर जाओ, इनका बॉस वहीं पर है। जिन तुरंत उसे पकड़ने के लिए ऊपर गया लेकिन वो वहां नहीं था। उसके लड़के लोग जिन को रोकने लगे लेकिन उसने थोड़ी ही देर में सबका सुअर बना दिया। फिर जिन ने देखा कि ये गुंडा वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तब उसने छत से ही छलांग लगा दी और उसे भागने से पहले ही धर लिया। इसके बाद जिन उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लगा और कहा, अगर तू जीत गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन जिन ने उसका हाथ पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए वो नहीं खेल पा रहा था और जिन चांटे मार मार कर उसमें भूसा भरते जा रहा था। इधर बोंग ने जेयुन को भी ढूंढ लिया जो बहुत बुरी हालत में था। तब तुरंत उसे अस्पताल के लिए भेज दिया गया। फिर बोंग हानरिम से शिकायत करता है कि अपने मुझे सुरक्षित रखने का वादा किया था। पता है मैं कितना डर गया था, उन्होंने मेरे गले पर चाकू लगाया। तब हानरिम माफी मांगने लगी कि अब से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बोंग को पसंद करने लगी है। इधर ऑफिस में राहुल आकर चोई का धन्यवाद करता है। वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे के आने से खुश हूँ, लेकिन मुझे उसी पर भरोसा नहीं है। इसके बाद जिन सॉन्ग को जेयुन से मिलवाता है और बताता है कि इसी की वजह से तुम झूने की लत में पड़ गए और वो गुंडे तुम्हें उठाकर ले गए। जेयुन उस पर चिल्लाता है कि तेरी वजह से मैंने कितना कुछ सहन किया है। तब जिन ने उसे डांटा और कहा कि सहन तो उस बेचारे बाप ने किया है जो अपने ऑफिस में थप्पड़ खाता है और अपनी पूरी जमा पूंजी अपने नालायक बेटे का लोन चुकाने में दे देता है, और उस माँ ने जो दिन रात होटल में बर्तन मांजकर पैसे इकट्ठा करती है। बेचारे विक्टिम तो वो माँ बाप है। अगर तुम लोग अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो यही तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इसके बाद जिन ने उन दोनों को बर्तन के काम में लगा दिया ताकि वो अपने माँ बाप के पैसे चुका सके, और उनका फोन छीनकर पुराना पेजर थमा दिया और कहा, मुझे जुआ खेलने वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इधर हानरिम बोंग को एक नया फोन दिलवाने के लिए लाई। उसने जो फोन चुना उसमें बोंग की नजर उसी जैसे गेम पर पड़ गई और वो उसके ख्यालों में खो गया। यह देखकर हानरिम ने उसे एक बटन वाला फोन दिलवा दिया। इधर ह्वांग चुनाव का प्रचार कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात चोई से हो गई। ह्वांग कहने लगा कि आप अपनी मरी हुई बेटी का इस्तेमाल राष्ट्रपति बनने के लिए कर रहे हो। तब चोई ने जवाब दिया, आप यहाँ घूम रहे हो और आपकी पार्टी ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई है और अपने लीडर को ही नहीं बुलाया। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ह्वांग की लोकप्रियता घटती जा रही थी और उसकी पार्टी उसे साइड करने का सोच रही थी। दोस्तों, इस कहानी में अभी के लिए इतना ही। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक अपना ध्यान रखो और खुश रहो।